नमस्कार। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ और जो नया टॉपिक है अपना जो इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था, आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो अपना टॉपिक था वो रिलेटेड था गर्भावस्था के दौरान महिला में उच्च रक्तचाप का हो जाना, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, कि क्या कारण है कि महिला में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। ओके, उसका फर्स्ट क्लास अपन ने पढ़ लिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर क्लियरली देख सकते हैं। आज की अपन क्लास स्टार्ट करें उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। देखिए, ये जो टॉपिक है मेनली जिसका आज अपन पार्ट सेकंड पढ़ने चाह रहे हैं, ये ओवरऑल जो पीआईएच का टॉपिक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चंस जरूर पुटअप किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है अपना पार्ट सेकंड है पीआईएच का। सेकंड पार्ट में अपन मेनली प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया का कैसे प्रिवेंशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना और मैनेजमेंट करना है। ओके, स्टार्ट करें उससे पहले अपन एक फर्स्ट क्लास का एक रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट में अपन ने पढ़ा था कि उच्च रक्तचाप का हो जाना गर्भावस्था में क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। उसका कारण क्या था? अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल वीक अपन ने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो लेस देन 20 वीक और एक मोर देन 20 वीक। लेस देन 20 वीक से पहले यदि मदर में हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिल रहा था, उसका तीन कारण, मेजर कारण था। क्रोनिक हाइपरटेंशन का होना, हाइडेटी फॉर अ मोल का फॉर्मेशन होना, या पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन होना, ये अपन ने पढ़ा था। दूसरा था मोर देन 20 वीक। मोर देन 20 वीक के बाद यदि हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको अपन बोलते हैं पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये ही एक इम्पोर्टेंट, यहाँ से अपना कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ओके, इसको मेनली तीन कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड किया था। एक तो प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इनके जो सिम्टम्स की बात करें तो जो प्री एक्लेम्सिया में था हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा। ओके, एक्लेम्सिया में तीनों सिम्टम्स प्री एक्लेम्सिया का था, मात्र एक कन्वर्जन इसमें इंक्लूड हो रहा था। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? जिसमें ओनली हाइपरटेंशन की कंडीशन प्रेजेंट रहती है विदाउट प्रोटीन यूरिया और एडिमा और कन्वर्जन। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, या निम्न में से कौन से सिम्टम्स गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में आते हैं या एक्लेम्सिया में इंक्लूड होते हैं। यदि अपन इनकी फिजियोलॉजी की बात करें पीआईएस, तो इसका एक अपन अलग से क्लास पढ़ेंगे कि कैसे हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, कैसे प्रोटीन यूरिया, कैसे ईडिमा और ईडिमा के बाद में कन्वर्जन होता है, इनको कैसे रिकवर करना, कैसे एएनसी करना, वो सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इसको कैटेगराइज कर लिया। कैटेगराइज के बाद में अपन अब शुरू कर रहे हैं कि आज की क्लास में अपन सबसे पहले बात करते हैं पढ़ने वाले क्या है। ओके, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डिफाइन द वेरियस टर्म्स इन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी। कौन कौन सी टर्म है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से रिगार्डिंग प्रेगनेंसी में, वो उसकी बात करेंगे। डिस्क्राइब द सपोर्टिव केयर वोमेन एंड एक्लेम्सिया ड्यूरिंग फिट। यदि फिट्स दौरे आ रहे हैं, कन्वल्जन हो रहा है, तो उस दौरान अपन को क्या सपोर्टिव केयर देना है उसके बारे में। और लास्ट इम्पोर्टेंट टू द में एडमिनिस्ट्रेशन एमजीएसओ पर मैग्नीशियम सल्फेट अपन कैसे देते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि एमजीएसओ4 को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि कन्वर्जन कंडीशन तो ड्रग ऑफ चॉइस बोला गया, तो कैसे उसका मैनेजमेंट करना, वो सारा आज की क्लास में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक को क्यों इम्पोर्टेंट बोला गया। एक तो बोला कि एग्जाम में हर क्वेश्चन, बाकी दूसरे क्यों इम्पोर्टेंट। देखिए, यहाँ पर अपन एक थ्योरेटिकल डाटा के थ्रू अपन इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है, मेटरनल मोर्टिल होता है, उसमें सेकंड लीडिंग कोज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड लीडिंग कोज है पीआईएच। ओके, यहाँ ग्राफ के भी द्वारा समझ सकते हैं, जो हेमरेज होता है, हेमरेज की वजह से कितना 27%, ये फर्स्ट कोज हो गया। सेकंड कोज कौन सा है? हाइपरटेंशन 14%। ओके,
ऐसे अदर जैसे सेप्सिस की वजह से 11% हो गया, ऑब्स्टेट्रिक 9% और अबॉर्शन 8%, 31% अदर कॉजेज है। अदर में सारा कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको डब्ल्यूएचओ ने भी अच्छा खासा फोकस दिया है कि आप पीआईएच के ऊपर यदि अपन ज़्यादा फोकस देंगे एएनसी के दौरान, ज़्यादा इसको डायग्नोस करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपन जो मेटरनल मोर्टिलिटी की रेट है डे टू डे बढ़ रही है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। और ये जो सारा डाटा है सोर्सेज डब्ल्यूएचओ एक ऑथेंटिक डाटा है ये सारा। चलिए बात करते हैं इसमें कुछ डिटेल्स में। तो प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया प्रिवेंटेड एंड द मैनेजमेंट बाय, कैसे मैनेज किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द बीपी एंड यूरिन प्रोटीन एग्जामिनेशन ऑल द लेबरिंग वुमेन। देखिए, जो भी ऑल लेबरिंग मतलब जो भी मदर जो कंसीव की है, कंसीव करने के बाद से ही अपन को क्या करना है, उसका बीपी और उसका यूरिन प्रोटीन कंटिन्यू और प्रॉपरली मेजर करते रहना चाहिए, ताकि जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस वो एडिमा में या कन्वर्जन में कन्वर्ट नहीं हो, उसको वहीं पर अपन रोका जा सके। ओके, टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेंजर साइन, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि टाइमली आइडेंटिफाई कर लेना है। टाइमली आइडेंटिफाई के दौरान क्या क्या डेंजर साइंस देखने को मिल रहा है, वहीं पर अपन मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू उनको रिकवर कर लेना है। एंड लास्ट इज द गिविंग टू द एमजीएसओ फॉर इन ऑल मदर्स हैविंग सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की कंडीशन में कैसे अपन को एमजीएसओ को यूज करना है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हर लाइन एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ओके, अब अपन कुछ टर्म यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्म यदि अपन ने समझ लिया तो आगे की जो अपन क्लासेस करेंगे उसमें अपन को ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन की कंडीशन को किसको बोला है? मोर देन 140/90। ओके, टू कंसिस्टेंट रीडिंग, तो 4 आवर, 4 आवर के गैप में टू रीडिंग यदि अपन को मोर देन 140/90 आता है तो उसको अपन हाइपरटेंसिव की कंडीशंस में इंक्लूड करेंगे। दूसरा क्रोनिक हाइपरटेंशन अपन ने पढ़ा था, यदि हाइपरटेंशन कब? बिफोर 20 वीक प्रेगनेंसी, तो उसको अपन क्रोनिक हाइपरटेंशन की कंडीशन में इंक्लूड कर दे। प्रेगनेंसी, पीआईएच, पीआईएच कब बोलेंगे? इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंफ्यूजन हमेशा यही होता है कि पीआईएच किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलना। तो ध्यान एकदम यही देना है कि आफ्टर 20 वीक यदि हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसको अपन पीआईएच में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या देखने को मिलता है? बीपी रहेगा कितना? मोर देन 140/90 रहेगा, बट लेस देन 160 110। ओके, 140/90 से तो ज्यादा रहेगा और 160 110 से कम रहेगा, इसके बीच का बीपी रहेगा। किस कंडीशन में? प्री एक्लेम्सिया। साथ ही साथ इसमें जब अपन प्रोटीन यूरिया का डायग्नोस करते हैं तो इसमें एक ट्रेस मिलता है 1+ और 2+। ओके, ये जब फर्दर अपन डायग्नोस करते हैं तो पैरामीटर में अपन को ट्रेस में आइडेंटिफाई होता है, तो 1+ और 2+ देखने को मिलता है। तो ये मेजर सिम्टम्स किस में देखने को मिले? प्री एक्लेम्सिया में। ओके, बीपी हो गया 140 मोर देन और 160 लेस देन। ओके, एंड सीवियर, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सीवियर प्री एक्लेम्सिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यदि इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है बीपी कितना? मोर देन 160 110 और प्रोटीन यूरिया कितना? ट्रेस 3+ और 4+, तो किस में इंक्लूड करेंगे? सीवियर प्री एक्लेम्सिया। ओके, इसी के साथ साथ प्री एक्लेम्सिया विद प्रेजेंट एनी सिम्टम्स लाइक हेडेक, ब्लूरिंग ऑफ विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन हो, ओलिगोयूरिया है, एबनॉर्मल एडिमा हो, ओवर फेस हैंड्स एडिमा एंड वुल्वा। देखिए, इसी के साथ साथ यदि प्री एक्लेम्सिया आपको देखने को मिल रहा है, साथ साथ अदर सिम्टम्स जैसे आंखों में धुंधलापन हो गया, पेट में दर्द हो गया, ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन की न के बराबर मात्रा यूरिन आउटपुट हो,
और एबनॉर्मल एब्डोमिनल कुछ वो देखने को मिलना, स्वेलिंग देखने को मिलना, एडिमा जहाँ पर फेस, हैंड्स, एब्डोमेन, वुल्वा के ऊपर। ओके, ये कैटेगरीज हो गई। इसके बाद है लास्ट कैटेगरीज है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में अपन किसमें कन्वर्जन होगा। ओके, यहाँ पर कन्वर्जन के साथ बीपी मोर देन 140/90, प्रोटीन यूरिया मोर देन ट्रेस। ओके, मतलब जो ट्रेस 4 था उससे मोर देन हो एक्लेम्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कुछ जनरल डेफिनेशंस पढ़ी हाइपरटेंशन। ओके, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट था अपना पीआईएच मोर देन 20 वीक में इंक्लूड करेंगे। प्री एक्लेम्सिया में दो साइंस, बीपी और प्रोटीन यूरिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने मेनली कैटेगराइज में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। सिम्टम्स के आधार पर ये भी अधिकतर एग्जाम में ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, 4 मेजर सिम्टम्स, आपको ट्रेस 1 दे दिया, तो आप किसको इसमें राइट करेंगे। तो ये जनरल आपको पता रहना चाहिए। एक यहाँ पर एक नीचे का है कन्वर्जन्स इन प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टपार्टम। कन्वर्जन, यदि प्रेगनेंसी में कन्वर्जन देखने को मिलता है खासकर लेबर और पोस्टपार्टम पीरियड, शुड बी कंसीडर्ड इन एक्लेम्सिया अनलेस प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, यदि पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद 6 वीक तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो पोस्टपार्टम, तो लेबर से लेकर पोस्टपार्टम तक यदि ये कंडीशन कन्वर्जन देखने को मिल रही है तो उसको भी अपन किस में इंक्लूड करेंगे, एक्लेम्सिया में इंक्लूड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं जो MgSO4 है ना, ऐसा तो नहीं है कि अपन जैसे मदर आई, हाँ जी प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है, MgSO4 लगा दो, ऐसा नहीं करना। कुछ डाटा है अपने पास पर्टिकुलर, वहीं पर अपन को MgSO4 देना है। कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, यदि आपके पास एक्लेम्सिया की कंडीशन देखने को मिल, एक्लेम्सिया सिम्टम्स देख लिया, यदि उस महिला का बीपी कितना है, मोर देन 140/90 है, साथ ही साथ कन्वर्जन है और कन्वर्जन के साथ साथ प्रोटीन यूरिया अदर सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो MgSO4 की डोज स्टार्ट करना है। सेकंड है सीवियर प्री एक्लेम्सिया की, जो अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि मोर देन 160/90 और उसी के साथ साथ अदर कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, प्रोटीन यूरिया ये हो गया, अदर सिम्टम्स, ये कुछ कैटेगरीज है। यदि आपको ये देखने को मिलता है, आप यदि हेल्थ सेंटर पे एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में वहां पर अवेलेबल है, तो ये कंडीशन आइडेंटिफाई किया और आपको MgSO4 इंट्रोड्यूस कर देना है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मैनेजमेंट, सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो कुछ अपन सीरीज में, क्योंकि एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हो गया। ठीक है, अब वो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे वो कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट नहीं हो, तो 4 फेज में सबसे पहले रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, कौन कौन सी ड्रग्स है वो पढ़ेंगे। रोल ऑफ MgSO4 का क्या है वो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और नर्सिंग केयर। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है, और जो सारा कंसेप्ट है वो पूरा ऑथेंटिक अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑथेंटिक माना, उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, क्योंकि सबसे पहले रोल यहीं पर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो फर्स्ट सिम्टम्स क्रिएट हो रहा था वो क्या हो रहा था, बीपी। बीपी क्या हो रहा था, इंक्रीज देखने को मिल रहा था उस महिला में। तो सबसे पहले यदि अपन ने बीपी को ही कंट्रोल कर लिया, तो जो आगे की तरफ जो प्रोटीन यूरिया ईडिमा कन्वर्जन होगा उसको अपन रोक सकते हैं। तो क्या क्या इसमें मेनली अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं इसमें, हाइपरटेंसिव नीड टू बी गिवन टू द डायस्टोलिक बीपी मोर देन 110, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दौरान अपन को ये स्टार्ट कर देना है। अब स्टार्ट कौन कौन सा है, टेबलेट, टेबलेट कौन सा, अल्फा मिथाइल डोपा और टेबलेट लेबिटेलोल कैन बी यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग बीपी। ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा मिथा डोपा और लेबिटेलोल।
डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होता है, डायरेक्ट ऑप्शन देगा। आपको ये पता है कि मोस्ट कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी है इन द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो अपन कौन सी लेंगे, अल्फा मीथा प्रोटीन या लेबिटेलोल मेनली यूज करते हैं। टारगेट शुड बी द मेंटेन द डायस्टोलिक डायस्टोलिक बिटवीन टू द 90 टू द 10 100 ऑफ एच। मेनली इन्हीं कैटेगरीज को जिसका बीपी ये हो डायस्टोलिक, तो उनको अपन मेनली टारगेट करते हैं, या उनको एएनसी के दौरान पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन है कि बीपी का कितना कंडीशन बढ़ रहा है। इन द केस ऑफ द सीवियर प्री एक्लेम्सिया यूज द टेबलेट निफिडिपिन। देखिए यदि सीवियर कंडीशन है अपने पास, तो अपन निफिडिपिन या इंजेक्शन लेबिटेलोल अपन यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेड इन द इनिशियल कंट्रोल ऑफ द बीपी। तो ये मेनली अपन इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें अल्फा मिथाइल डोपा हो गया, लेबिटेलोल हो गया। सीवियर कंडीशन है तो निफिडिपिन या इंजेक्शन फॉर्म में अपने पास है लेबिटेलोल, वो अपन मेनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने आज की क्लास में इसको पार्ट सेकंड में कुछ कैटेगरीज में पढ़ा कि क्या क्या कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स पढ़ा। सिम्टम्स के बाद इसमें क्या क्या अपन हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ये अपन ने डिटेल्स में पढ़ा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा पार्ट थर्ड, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अपन MgSO4 का पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, कैसे देना है, कब देना है, कितना डोज देना है और कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कुछ अपन टुकड़ों में डिवाइड करके इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो क्लास पढ़ा उसके बाद अपन थर्ड पढ़ने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर आज का क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कंटिन्यू और पूरा क्लास देखें ताकि आपको जो नेक्स्ट जो क्लास होगा वो अच्छे से समझ में आइए। ठीक है, और कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि अब कंटिन्यू आपको इस प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सभी को, हैप्पी दिवाली।